नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और आज मैं आपको फाउंडर्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं तो अकेले तो करेंगे नहीं, काफ़ी लोगों के साथ करना होगा। तो फाउंडर्स की क्वालिटीज़ क्या होती हैं और कैसे को फाउंडर्स होने चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, बिजनेस आजकल इतनी ज़्यादा हवा में है कि हर बच्चा जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है वो चाहता है कि मैं स्टार्टअप चालू करूं। स्टार्टअप में अच्छा है, फ्रीडम है, बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये अकेले होता नहीं है, ये हमेशा ग्रुप में होता है। अच्छा, ये सुनने में इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है। लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, हर कोई बोलता है कि कोशिश करो, और इंस्पिरेशन बड़ी ख़ास चीज़ होती है। इंस्पिरेशन मतलब जैसे कोई गुब्बारे में हवा भर दे तो आपको लगता है कि यस, तो गुब्बारा का हवा भरा हुआ करके उड़ता है, फिर हो जाता है। तो कैसे आप डिसाइड करें कि आप ही हैं फाउंडर किसी बिज़नेस के? क्या आपको बिज़नेस चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। नंबर 1, क्या आपके पास रहने खाने के पैसे हैं? या नंबर 2, क्या आपके माँ बाप आपके रहने खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं अगले 2, 4, 5 सालों में? मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। हमारे शहर में मैं फाउंडर्स के बारे में बताऊँगा। बहुत से बच्चे, मेरे जैसे बच्चे हैं जो फाउंडिंग करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास रहने खाने की जगह नहीं है। रहने खाने की जगह मतलब अगर आप आज के आज अपना बिजनेस चालू करते हैं तो आपको उसके लिए बिजली, ये सब तो बिल तो देना पड़ेगा ना। तो यहीं शहर में एक बहुत बड़े अमीर आदमी के लड़के को मैं जानता हूँ, उसने एक बिज़नेस चालू किया लखनऊ में। अंकल यहीं रहते हैं लखीमपुर में और उनका बेटा लखनऊ में, और उसने स्टार्टअप चालू कर दिया। और 1-2 महीने बाद अंकल ने वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी। उस प्रॉपर्टी का कुछ टैक्स या कुछ तो भरना था, 2-4-5 लाख रुपए, ऐसा कुछ था, 2.5 लाख रुपए। वो उसको भेजा, बेटे को भेजा कि तुम इसको भर देना, उसका टैक्स वैक्स भर देना। और फिर 2-3 महीने बाद जब वो पहुँचे वहाँ पर तो वो पैसा उसने भरा ही नहीं था। उसने उस पैसे को अपने स्टार्टअप में यूज़ कर लिया था और पापा को गोली दे रहा था। तो डैडी जाकर के मिले उससे, बोलते मैं जाके देखा, मैंने अपने लड़के को, मैंने कल से एक्चुअली पूछा था ये चीज़ कि आपने अपने बेटे को कैसे स्टार्टअप कराया, क्योंकि आज उस लड़के का टर्नओवर, सालाना टर्नओवर 2-2.5 करोड़ रुपए है, और उसमें से कम 20% वो सेव करता है। 2-2.5 करोड़ में से 20% मतलब ऑलमोस्ट 30-40 लाख रुपए बचते हैं उसके। अगर जॉब करता तो इतनी जल्दी इतना 40 लाख की प्रॉफिट पर नहीं आता। मतलब महीने का कितना हो गया? ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख रुपए महीना। उसका बड़ा अच्छे बिजनेसेस हैं, लखनऊ में ही है। तो बोलते मैं जब गया, मैंने उसको देखा कि इसके पास तो पैसे ही नहीं। मैं डांटने गया था कि पैसे तुमने किए क्या, लेकिन जब मैं देखने गया तो उसको देखा, उसके पास वाइफ और बच्चा, और पैसे हैं ही नहीं उसके पास, खर्च कर दिए थे उसने। खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, घर था उनके पास, वो भी किराए का। तो बोलते सबसे पहले तो मैंने क्या किया, उसके लिए एक मकान बनवाया वहाँ पे। करोड़पति आदमी है लखीमपुर, और उसी मकान पे एक और फ्लोर बनवाया, और उस फर्स्ट फ्लोर को किराए पर उठाकर उसको बोला किराए का इनकम तुमको मिलेगा। बस बोलते इतना मैं करके वापस आ गया। ये होते हैं सपोर्ट करने वाले फाउंडर्स या पेरेंट्स। सब लोग नहीं कर पाते, सारे के सारे लोग इतनी हिम्मती नहीं होते। मैंने भी अपने पेरेंट्स को बहुत बार ऐसे थोड़ी बहुत इशारा किया है कि मुझे बिज़नेस फाउंड करना है मुझे, और वो बार बार पिताजी बोलते हाँ चल चालू करो। तो मैं बोलता हूँ लेकिन रहने खाने का इंतज़ाम कहाँ से होगा, पैसे रुपए तो है नहीं मेरे पास। तो बोलते हैं डरो मत, सब हो जाएगा। बट चुप हो जाते हैं, वो अपने मैं अपना। तो अगर आपके पास रहने खाने का इंतज़ाम नहीं है तो प्लीज़ बिज़नेस फाउंडिंग के बारे में मत सोचिए अभी, क्योंकि अगर आप अच्छे वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मैं तो फाउंडर बन सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरा काम यहाँ पर यह है कि जितने लोग भी अच्छे कमेंट्रीज और वीडियोस को देख करके जोश में भर करके अपना बिजनेस चालू करने वाले हैं, करें, मैं आपको रोक नहीं सकता। लेकिन जो लोग अपने दिमाग को लगा करके बिजनेस चालू करना चाहते हैं और जो फ्यूचर में एक्सीडेंट्स होने वाले हैं उनको रोकना चाहते हैं, मैं उनको सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद उसमें से ही मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए। पैसे मतलब 2-3 तरीके से मैंने टाइम बर्बाद किया है।
मैंने 4 साल तक एक बिज़नेस को करने की कोशिश की और वो बिज़नेस रत्ती भर आगे नहीं बढ़ा। और उस 4 साल में अगर मैं कुछ और काम करता तो उसमें मेरे रहने खाने का तो इंतज़ाम हो ही जाता, और अगर रहने खाने का इंतज़ाम हो जाता तो मैं अपना बिज़नेस चालू कर सकता था। और चारों, मतलब हम 3-4 फ्रेंड्स से सब के सब जाकर के बेचारे अब नौकरी कर रहे हैं। तो सबसे पहला रूल ये है, अगर आप कोई स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, कि आपके पास अपना बेसिक खर्चे होने चाहिए। ठीक, उसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, उसमें एक फिल द ब्लैंक्स रहेगा। अगर उस ब्लैंक को आप नहीं भर सकते तो बिजनेस मत चालू करिए। ठीक है, एक सेंटेंस मैं चाहूंगा कि आज आप घर पे जाएं और इसको सोचें। एक पेन से अपने कॉपी में लिखिए कि अगर आपका बिजनेस दुनिया में नहीं है तो दुनिया में कौन सी चीज नहीं होगी, बड़ी चीज नहीं होगी। इफ योर स्टार्टअप नेवर एग्जिस्टेड, कि आपका बिजनेस चालू नहीं होता है तो इस दुनिया में कौन सी चीज की कमी हो जाएगी। जैसे स्टीव जॉब्स नहीं होता तो एप्पल कंपनी नहीं होती। आज तो मैं भाई साहब ताज्जुब हो गया, मैं देख करके आंख चकाचौंध हो गई। इलॉन मस्क को तो जानते ही हैं आप, कौन कौन सी कंपनीज हैं उसकी? 2 हैं कि 3? कुछ आइडिया? 3 कंपनीज हैं। कौन कौन सी? टेस्ला, स्पेसएक्स और कौन सा? पेपैल। पेपैल तो बेच दिया, छोड़ दिया, अब उसमें नहीं है, वो एग्जिट कर दिया। टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी, 4 हैं। एक नई कंपनी चालू की है, उसका नाम है बोरिंग। $1 बिलियन पर किलोमीटर वो सिटीज के नीचे होल कर रहा है। वो खाली बोल नहीं रहा है, बोलता है अगले 3-4 सालों में जो ट्रैफिक रोड पर ब्लॉक होता है ना, 1-1 घंटे 2-2 घंटे लगते हैं शहरों में, वो खाली कर देगा वो। न्यूयॉर्क सिटी में आप देखिए वीडियो, सेक्सी वीडियो है, दिखाता है कार आती है ऐसे जूम, और हाईवे पर पहुंची, कोने में एक लिफ्ट टाइप का बना हुआ है, उसमें कार खड़ी हो जाती है, लिफ्ट नीचे जाती है, फिर वो लिफ्ट जो नीचे गई वही चलती है, कार उस पर खड़ी रहती है, ज़ करके मालूम पड़ा। उसकी स्पीड इस जो नॉर्मल कार की स्पीड से वो 5-10 गुना है। और आप यहाँ से लखनऊ पहुँच जाएंगे 15-20 मिनट में, मैक्सिमम आधे घंटे में। वो ऑलरेडी बोरिंग कर रहा है और बोल रहा है इस बोरिंग कंपनी की वजह से अगले 15-20 सालों में कम से कम 1-2 लाख नौकरियां निकलेंगी। 2 लाख तो मैं कम बोल रहा हूं, और भी ढेर सारी नौकरियां निकलेंगी। 50 लाख नौकरियां होंगी पूरे दुनिया के शहरों के बीच में। वो बोरिंग करना चाहता है। कोई पूछ रहा था कि आप हवाओं में क्यों नहीं बोरिंग करते, मतलब हवा में ऐसा क्यों नहीं करते कि ऊपर बोलते हैं। आप थोड़ा इमेजिन करिए, आप घर के बाहर बैठे हो गार्डन में, ऊपर से कड़र करके गाड़ियां चल रही हैं हवाई जहाज में, कूल नहीं लगता ना, डिस्टर्बेंस होता है, बोलता है। और ज़मीन के अंदर बड़ी खास बात है, ज़मीन के नीचे अगर आपके घर के नीचे कोई कार चल रही है तो धरती उसका वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर लेती है, डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये सब मुझे सुनने में अच्छा लगा था, बट ही हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इट। तो अगर इलॉन मस्क नहीं होता तो अगले 50 साल तक शायद ये नहीं होता। इलॉन मस्क नहीं होता, वो बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है कि अगले 10-15 सालों में दुनिया की सारी कारें सोलर एनर्जी से ही चलेंगी। अगले 15-20 सालों में दुनिया के सारे घर सोलर बिजली से ही चलेंगे। वो कह रहा है ये चीज़, करेगा भी। तो अगर इलॉन मस्क नहीं होता तो ये सब नहीं होता। आपका बिजनेस अगर नहीं होगा दुनिया में तो दुनिया किस चीज़ से वंचित रह जाएगी। अगर आप इस सेंटेंस को पूरा नहीं कर सकते तो मत करिए बिजनेस। मैंने इसके लिए क्वेश्चन पूछा अपने आप से, अगर आशीष शुक्ला का डीप नॉलेज दुनिया में नहीं होता तो क्या होता? हाय राम, इतना बड़ा खतरा हो जाता। लोगों के पास ज़ेन योगा नहीं पहुंचती। ज़ेन योगा वो चीज़ है जिसके ज़रिए हर बच्चा एनलाइटन हो सकता है। तो मेरे मन में ये चीज़ बहुत क्लियरली आंसर है कि चाहे मुझे 10 साल लगे, 20 साल लगे, चाहे पैसे मिले ना मिले, लेकिन इसको मैं करते रहूँगा, क्योंकि इसको मुझे ज़िंदा रखना है। ये छोटी सी मोमबत्ती है, दिया है, इसको मैं बुझने नहीं दूंगा। आपको भी अपना खोजना पड़ेगा, अदरवाइज स्टार्टअप नहीं कर सकते आप। हाँ, कोई छोटा मोटा ऐसे ही बिजनेस चालू करेंगे, लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा तो बंद कर देंगे, बाद में गाली देंगे किसी को, कस्टमर को और पता नहीं किसको उसको। जैसे नहीं हेजहॉग हम पढ़ रहे थे, हेजहॉग होना चाहिए कंपनीज का। ऐसे लोगों का जो इंडिविजुअल होते हैं, जो फाउंडर होते हैं ना, उनको एक खास स्पॉट खोजना होता है, उसको स्वीट स्पॉट बोलते हैं। उसमें 3 चीज़ें होती हैं। हर फाउंडर के लिए 3 चीज़ों में एक उसको कॉमन पॉइंट मिलना चाहिए। नंबर 1, उसके पास होना चाहिए एक्सपर्टाइज। अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए? एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज मतलब किसी एक काम में आप माहिर हों। और ये जो जकरबर्ग जैसे लोग होते हैं, इलॉन मस्क जैसे लोग होते हैं, इनके पास वो एक्सपर्टाइज होता है। वो PhD कर रहा था फिजिक्स से, इलॉन मस्क,
तो बोलता है मैं पीएचडी मैंने छोड़ दिया बीच में ही। बोलते हैं क्योंकि मैं कोई थियरी पर थीसिस पर काम कर रहा था, मैं उसको लिख रहा था, तो थीसिस अगर कंप्लीट हो जाती तो जो ज्ञान का भंडार है, द ट्री ऑफ नॉलेज, उसमें एक आध पत्ती और जुड़ जाती। बट मुझे पता था इस पर्टिकुलर थियरी को जिस पर मैं पीएचडी कर रहा हूँ, ये फ्यूचर में अगले 50 या 100 सालों तक भी यूज़ नहीं कर सकते। बोलता है लेकिन उसी समय इंटरनेट आ रहा था, तो मुझे इंटरनेट की दुनिया में कुछ ना कुछ करना था। उसने छोड़ दी पीएचडी छोड़ दी बीच में और घुस गया काम करने। तो पीएचडी क्यों छोड़ी? वो ही इज अ जीनियस फिजिसिस्ट। किसी एक काम को करना आना चाहिए आपको। एक हमारे फ्रेंड हैं, कोई खास तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, किसी फाइनेंस सेक्टर का, लेकिन उनको फाइनेंस का कुछ नहीं पता। वो डॉक्टर हैं, तो उनकी एक्सपर्टाइज मेडिकल है। तो किसी भी एक चीज़ को आपको काम करके ही आता है एक्सपर्टाइज, ऐसे नहीं आता। जैसे मैं अल्ट्रासाउंड करते करते एक्सपर्टाइज है मेरा, या मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक्सपर्टाइज आ गया टीचिंग का। तो किसी भी काम को करते करते आपको एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा। नंबर 2 है अपॉर्चुनिटी, कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें अपॉर्चुनिटी है भी कि नहीं। मालूम पड़ा आप हैं किसी ऐसे बिजनेस को कर रहे हैं जिसमें मौका ही नहीं, कुछ फायदा ही नहीं, कुछ पैसा ही नहीं। आपको क्या लगता है चोर जो होते हैं दुकानें क्यों नहीं चुराते? अब बैंक में क्यों चोरी करते हैं? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कैश के, दुकानों में कम कैश होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। एक्सपर्टाइज, अपॉर्चुनिटी, और एक और थर्ड चीज़ है जो बहुत लोग बोलते हैं, हमेशा सुनते रहे हैं, कान पक गए होंगे आपके, पैशन। पैशन में तो डाउटफुल है, क्योंकि शुरू में मुझे पता नहीं था कि मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। और आज भी बहुत से ऐसे काम हैं जो वीडियोस बनाने का और रीडिंग का, क्योंकि मुझे रीडिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रीडिंग जब बहुत कम हो गई पिछले 3-4 महीने से, जब से मैं वीडियोस और फ्रिक्वेंटली बना रहा हूँ और उसको बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो कुछ नहीं करते थे, वीडियो बनाया, खट से अपलोड कर दिया, आधे घंटे का काम था। लेकिन अब तो 1-2 घंटे का काम लगता है। दिन में भी 2-3 घंटे काम का होता है, आपको स्टडी करना होता है, शाम को भी वीडियो बनाना पड़ता है। तो उसमें मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, लेकिन मैं रीडिंग कर नहीं पाता हूँ। तो पैशन, आपको पैशन से बिजनेस आए या बिजनेस से पैशन आए, ये नहीं पता चलता, लेकिन है, पैशन है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि तीनों हो आपके पास। अगर 2 भी हैं तो भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं, तीसरा आपको बाद में मिल जाता है। ठीक, ये तो होने चाहिए फाउंडर के अंदर। और एक होता है को फाउंडर, बिजनेस पार्टनर्स। वो कैसे होनी चाहिए? थॉमस एडिसन ने क्या बनाया? बल्ब। स्टीव जॉब्स ने क्या बनाया? मैकिन्टॉश, एप्पल कंपनी। हेनरी फोर्ड ने क्या बनाया? कार, मॉडल टी, बहुत फेमस थी मॉडल टी। ये आप नहीं जानते होंगे। एंथिना रॉडिक ने क्या बनाया? नहीं जानते होंगे। बॉडी शॉप नाम की बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें साबुन, पता नहीं, क्रीम बहुत सी चीज़ें मिलती हैं उसमें। और रिचर्ड ब्रांसन ने क्या बनाया? रिचर्ड ब्रांसन को जानते हैं? रिचर्ड ब्रांसन वर्जीनिया, हवाई जहाज, एयर वगैरह की कंपनी है। अकेले तो नहीं बनाया होगा, अकेले काम किया था जाकर, हाँ? उनके साथ कोई काम मिला होगा, कोई काम किया होगा। तो जो लोग साथ में काम करते हैं उनको बोलते हैं को फाउंडर। तो को फाउंडर कैसा होना चाहिए? को फाउंडर शुड बी योर सोलमेट, लाइक योर वाइफ। 10 साल तक रहना है को फाउंडर के साथ। अगर उसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही, उसका स्वभाव पसंद नहीं आ रहा, उसका नेचर पसंद नहीं आ रहा, चिड़चिड़ पिटपिट करता रहता है, सुबह उठेंगे आप उसकी शक्ल देखेंगे, उससे काम कराना होगा, वो आपसे काम कराएगा। अगर पसंद नहीं आ रहा तो मत करिए साथ में काम। को फाउंडर लेट करिए, देरी से खोजिए, लेकिन को फाउंडर ऐसा होना चाहिए इसके साथ आपको टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आता है। अमन, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। टेडेक्स में 2010 में डेरेक सेवर नाम का एक आदमी है, उसने 3 मिनट के अंदर में स्टार्टअप को दिखा दिया कैसे होता है। एक बंदा डांस कर रहा होता है, तो बोलता है ये स्टार्टअप है, और उसके बाद एक और बंदा आकर डांस करता है, तो बोलता है ये उसके को फाउंडर है। ठीक है, और उसके बाद बोलता है लेकिन आपने एक बहुत खास चीज़ नोटिस नहीं की, पहला बंदा तो डांस कर रहा था, लेकिन उसको क्रेडिबिलिटी कहाँ से आई? क्रेडिबिलिटी समझते हैं? उसकी वैल्यू कहाँ से बढ़ी? जब एक बंदे ने उसको फॉलो किया। तो बिजनेस में जो लीडर्स होते हैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉलोअर, और खास तौर से फर्स्ट फॉलोअर, क्योंकि फर्स्ट फॉलोअर से लीडर को क्या मिलता है? क्रेडिबिलिटी। भाई तभी तो उसको फॉलो कर रहा है। जैसे आप लोग हमारे फर्स्ट फॉलोअर हैं, फिर उसको देख करके जो भीड़ उमड़ी है, बस उसके बाद तो 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोग इकट्ठे होकर डांस कर रहे हैं। उसके बाद तो ये हो गया कि जो लोग बाहर बैठे हैं वो लोग लेफ्ट आउट हो जाएंगे, इसलिए घुस के डांस कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका फाउंडर
के साथ को फाउंडर कौन होगा, कौन है वो पहला बंदा जिसको आपके ऊपर विश्वास है। बहुत बार आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, आप कहेंगे यार नहीं मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो आपको बोलेगा नहीं कर सकते हो। आज मैं आपके सामने जो बैठा हूँ ना, मेरे पेरेंट्स की वजह से नहीं बैठा हूँ, मेरे साथ जो को फाउंडर रहा है, मेरे माँ बाप भाई बहन जो कुछ भी दादा दादी सब कुछ मिला करके कौन है पता है? डॉक्टर रिम्पी शुक्ला। अगर वो नहीं होती तो फिर मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। तो जो लोग आपके साथ को फाउंडिंग करेंगे, जिनके साथ अपना बिजनेस आप करेंगे, उनके और आपके बीच में कुछ तो होंगी सिमिलैरिटीज़ और कुछ होंगे डिफरेंसेस। हमेशा होता है, दो आदमी हमेशा एक जैसे नहीं होते, तो डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए और कौन कौन से डिफरेंसेस बिटवीन को फाउंडर्स ऑफ अ स्टार्टअप? सबसे पहला है विजन। ठीक है, मान लीजिए आप मिलकर के किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो कंप्यूटर्स हैं, आज बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं और आज के 10 साल बाद ये कंप्यूटर्स बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे और हर आदमी के पास रहेगा। लेकिन बगल वाले को लगता है, आपके बिजनेस पार्टनर को लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब दोनों का विजन एक जैसा नहीं है। जिनके साथ भी आप फाउंडिंग करेंगे, अपनी टीम को जोड़ेंगे, उसका और आपका विजन एक होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को साथ में काम नहीं करना चाहिए। दूसरा है, ये बहुत बड़ा है क्योंकि इसके ऊपर लोग बात ही नहीं करते जब भी कोई को फाउंडिंग करते हैं। और मैंने देखा है कि ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बहुत लोग अलग हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली बहुत लोग प्रिपेयर नहीं होते। साइज़, आप कितने साइज़ का बिजनेस करना चाहते हैं और आपका फाउंडर कितने साइज़ का करना चाहता है। बहुत से लोग छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ा झंझट नहीं पालना चाहते, और बहुत से लोग बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करना चाहते हैं। तो एक पॉइंट के बाद दोनों में रिफ्ट हो जाती है, तो बाद में तलाक हो। इससे अच्छा ये चीज़ क्लियर हो जाए कि क्या हम बड़े बिजनेस के लिए रेडी हैं, बिकॉज उसके लिए रातों की नींद त्यागनी पड़ेगी। इलॉन मस्क के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन बेचारे ने लड़की के साथ शादी की, ब्रिटिश एक्ट्रेस थी, फिर डिवोर्स दिया, फिर शादी की उसी के साथ, और शायद फिर से डिवोर्स दे दिया। उसकी पर्सनल लाइफ बहुत जगमग है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी आदमी अपनी पर्सनल लाइफ को त्याग करके बिजनेस करे इतना बड़ा। तो ये चीज़, सेकेंड इज साइज। और तीसरा है आपका और उस बंदे का जो आपके साथ कंपनी को फाउंड करेगा, कमिटमेंट कितना है। अगर आप अपनी दिल जान पूरा सब कुछ लगा दे रहे हैं और वो खाली इसलिए है कि थोड़ा बहुत कंपनी बड़ी होगी उसके बाद कंपनी बेच देंगे, या कुछ पैसा लगाया, कुछ दिन बाद ये पैसा मेरा निकल आएगा तो मैं चला जाऊँगा। हैं बहुत से लोग ऐसे हैं। मुझे बहुत से लोगों ने बोला है कि डॉक्टर साहब आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर दीजिए, या तो हेल्थ सेंटर में क्लिनिक खोल लीजिए हमारे साथ, या इसलिए खोल दीजिए, स्कूल खोल दीजिए, आपको कुछ नहीं करना, आप घर बैठिएगा। लेकिन ऐसा चलता नहीं है। अगर दो लोगों का इक्वल कमिटमेंट नहीं है तो को फाउंडिंग साथ में नहीं करना चाहिए। और अब को फाउंडर्स के और आपके बीच में डिफरेंसेस कैसे होने चाहिए जिससे दोनों को फ़ायदा होगा। सबसे पहला है तो एक्सपर्टाइज। अगर आप डॉक्टर हैं और वो इंजीनियर है और दोनों मिलकर के एक बिज़नेस चालू कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। दोनों का अलग अलग एक्सपर्टाइज साथ में काम आएगा, वैरायटी मिलेगी ना किसी भी चीज़ में। स्टीव वॉजनिक इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का। स्टीव जॉब्स सेल्समैन था, ही वॉज अ ग्रेट सेल्समैन। दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी बड़ी कंपनी बनाई। सेकंड है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब मैं देखता हूँ इसमें मेरे और रिम्पी के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है ओरिएंटेशन का। कृष्णमूर्ति और नित्या के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस था ओरिएंटेशन का। कुछ लोग होते हैं उनको माइन्यूट डिटेल जाननी होती है कि ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बारीक चीज़ें समझना होता है। और कुछ लोग होते हैं जैसे मेरा था कि बड़े बड़े लेवल पे चीज़ों को देखो, छोटी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। लेकिन जो बारीकी से देखते हैं, ये अच्छा है कि एक लोग बारीक वाले हैं और एक लॉन्ग टर्म विजन वाले हैं। ये डिफरेंस अच्छा है। और तीसरा है पर्सपेक्टिव। ये किस एंगल से आप देख रहे हैं। बच्चा बूढ़ा दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा तो कंपनी के लिए अच्छा है। एक दूसरे कास्ट का है, दूसरे कास्ट का है, अच्छा है, पर्सपेक्टिव अलग अलग मिलेगा। एक पुराने ज़माने का है, एक नए ज़माने का, एक गरीब है, एक अमीर है, एक औरत है, एक आदमी है, ऐसे ढेर सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव वाले कंपनी बनती है तो बहुत अच्छा होता है। ये डिफरेंस गुड होता है। और लास्ट में 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको कॉशन के फॉर्म में बताना चाहता हूँ, सतर्क होने के लिए। जल्दबाजी ना करें फाउंडरिंग के लिए। मेरे आंखों में मैंने देखा है, मेरी ही लाइफ में, मेरी ही फैमिली में लोग जल्दबाजी में रहे हैं फाउंडिंग करने के लिए। मेरे पिताजी अपने एक छोटे भाई के साथ को फाउंडिंग किया उन्होंने एक बिज़नेस, और आज दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। इतनी ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है। दोनों का अलग अलग विजन था। एक का था शॉर्ट टर्म, खाली पैसा कमा करके जेब में रखना है,
पिताजी उसको लाके पैसा देते थे कमा कमा के, और वो बंदा, हम लोग सुनते थे, गालियाँ सुनते थे कि अरे उसने हमारा पैसा चुरा लिया, और वो बंदा उसको ला करके कुछ पैसे खर्च कर रहा है, कुछ बिजनेस में लगा रहा है, बिजनेस डूब गया, कुछ हो पता नहीं क्या चला। इनको लॉन्ग टर्म विजन चाहिए था, उसका शॉर्ट टर्म विजन था। तो कभी भी को फाउंडिंग करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, वेट करें, शादी की तरह करना है, ज़िंदगी भर का मामला है। एक बड़ा कॉमन वजह है जिसकी वजह से लोग को फाउंडिंग करते हैं, और वो है फंडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, कि अगर ये बंदा मेरे साथ बिजनेस करेगा तो हमको फंड्स जल्दी मिल जाएगा। कोई होता है बहुत बार बोलते हैं कि अरे मैं तो जानता हूँ जो इन्वेस्टर है ना, उसको मैं जानता हूँ, तुम अगर अपनी कंपनी में मुझे स्टेक दे दो, 50% का स्टेक दो, पार्टनरशिप दो, तो मैं तुम्हें फंड ले आऊँगा। कभी नहीं होता ऐसा काम। क्वेश्चन ये पूछना है कि अगर मेरी कंपनी को कोई फंड नहीं मिलने वाला है तो क्या मैं इस बंदे के साथ काम करूंगा, क्या मैं इसको अपनी कंपनी का स्टेक दूंगा, क्या मैं इसको अपनी कंपनी में पार्टनर बनाऊंगा? अगर आंसर नो है तो उस बंदे के साथ आपको फाउंडिंग ना करें। मैं तो कहूँगा रिलेशनशिप भी ना रखें, दूर दूर रहें उससे, खाली फॉर्मल रिलेशनशिप रखें, नहीं तो कंपनी गई, खत्म हो गई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अज्यूम द बेस्ट बट प्लान फॉर द वर्स्ट। जिसके साथ भी आपकी फाउंडिंग हो, भाई आप जुड़ेंगे तो अच्छे के लिए जुड़ेंगे, लेकिन जो भी स्टॉक ऑप्शंस दें उसको, आप अपने बिजनेस का आधा हिस्सा यहाँ से जो भी दें उसको टाइम के साथ बाउंड करें कि अगले 10 साल तक भी तुमको ये मिलेगा, ताकि कमिटमेंट रहे ना। बीच में एक छोड़ दिया तो कुछ नहीं मिलना चाहिए उसको। ये लास्ट वर्ड फॉर को फाउंडर। कल हम और भी कुछ पढ़ेंगे स्टार्टअप के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत बहुत खुलकर सपोर्ट किया है, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने अपने स्कूल के लिए एक लैंड ले लिया है। तकरीबन 1 एकड़ लैंड है जिसकी हम लोगों ने रजिस्ट्री करा ली है, अभी रिसेंटली कराई है, और अब उस पर हम लोगों को कंस्ट्रक्शन चालू करना है। आपके डोनेशन से हम इस 1 एकड़ के कैंपस को ऑलमोस्ट 1000 एकड़ का बना सकते हैं। सो प्लीज़ डोनेट एंड सपोर्ट डीप नॉलेज। थैंक यू सो मच।